ठीक है, देखो आज इलास्टिक लिमिट क्या है उसको एक बार समझते हैं। जैसे जैसे हम किसी मटेरियल को स्ट्रेच करेंगे या फिर उस पर लोड लगाना स्टार्ट करेंगे, सपोज कि एक स्प्रिंग है, जैसे जैसे मैं इसको खींचूंगा, जितना उसको मैं खींचूंगा, ऐसे में इस स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप होगी जो इसको वापस लेकर आएगी, जो इसको रिस्टोर करेगी, जो इसको इलास्टिक वापस लेकर आएगी। क्योंकि मटेरियल के मॉलिक्यूल के पास वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है। और अगर हम इसी मटेरियल को किसी रूफ से बांधकर लोड लगाना स्टार्ट करें तो ये मटेरियल जो स्प्रिंग वो नीचे की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा, और जैसे जैसे इस मटेरियल को जितना लोड देंगे ये मटेरियल उतना ही ज़्यादा स्ट्रेच होता जाएगा, और उतनी ही इसमें वो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होती जाएगी। और इसी रिस्टोरिंग फोर्स को जो पर यूनिट एरिया एक्ट करती है, इसको हम क्या कहते हैं दूसरे वर्ड में? स्ट्रेस, इफ इट इज पर यूनिट एरिया। इसका ये मतलब साफ साफ कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उतनी ही डेवलप होगी जितना हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। या तो मैं ऐसे कहूं कि दोनों के दोनों फोर्स इक्वल है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट। एक्सटर्नल मेरी इस साइड पे और रिस्टोरिंग लेफ्ट साइड पे, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये प्रॉपर्टी हमें पता है। अच्छा, अब किसी मटेरियल को हम किस हद तक खींचते हैं कि उसमें स्ट्रेस डेवलप होता रहे, और स्ट्रेस मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। हमने एक स्प्रिंग को खींचा, छोड़ दिया तो वापस आती है, फिर खींचा और ज़्यादा, छोड़ दिया, फिर वापस आती है, फिर खींचा और ज़्यादा, छोड़ा, अब ये वापस नहीं आती है। इसका ये मतलब है कि इस मटेरियल में जितना हम फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा ये स्प्रिंग या मटेरियल स्ट्रेच होगा। तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि जो लोड लगा रहे हैं वो और कोई नहीं, वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस, तो जितना स्ट्रेस देंगे, जितना लोड लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन आता रहेगा, क्योंकि उतने ही ज़्यादा उसकी ओरिएंटेशन में चेंज आता जाएगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मटेरियल की जो शेप है वो वापस नहीं आ पाएगी, वो बिगड़ जाएगी। तो जब तक हम इसको फिर से समझते हैं एक बार, इस स्प्रिंग में 1 न्यूटन का स्ट्रेस दिया, मतलब लोड दिया, तो 1 न्यूटन का स्ट्रेस डेवलप हुआ, तो इसके लेंथ में भी चेंज 1 मीटर आया। हमने जैसे ही 2 न्यूटन किया, लेंथ में चेंज भी 2 मीटर आया। 3 न्यूटन का स्ट्रेस दिया तो 3 मीटर का चेंज आया। 4 न्यूटन का स्ट्रेस दिया, इस बार 5 मीटर का चेंज आया। 5 न्यूटन का स्ट्रेस दिया, इस बार 8 मीटर का चेंज आया। तो हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि जितना फोर्स उतना स्ट्रेन, जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन, जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन। एक वक्त ऐसा आया जब हमने स्ट्रेस तो दिया उतना ही, 1 न्यूटन फिर से बढ़ाया, लेंथ 1 मीटर बढ़ने की जगह 2 मीटर बढ़ गई, क्योंकि मटेरियल जितना ज़्यादा खींचता जाएगा साइज में, जितना ज़्यादा खींचेगा वो उतना ज़्यादा पतला होता जाएगा, और उसकी एबिलिटी जो उसको वापस लेकर आने वाली है वो खत्म हो जाएगी।
अभी इसको डिटेल में समझते हैं एक बार। अगर हम ये मान लें कि ये एक वायर जिसका अभी जो एरिया है वो A है और इसकी जो लेंथ है वो L है, हमने इसको स्ट्रेस दिया, ये थोड़ी सी खिंच जाती है और हमें पता है कि किसी भी मटेरियल का वॉल्यूम उसके शेप चेंज करने से कभी नहीं बदलता। तो जो वॉल्यूम है किसी मटेरियल का वो शेप को चेंज करने से कभी भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर इस मटेरियल की जो लेंथ पहले L थी, अब वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई? लेट्स वी से डेल्टा L। और जब लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रहेगा? तो शर्त है कि ये एरिया कम हो जाएगा। जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी उतना ज़्यादा एरिया कम होगा। इसका मतलब कि वायर पतला होते जा रहा है। पहले थिक वायर था ये, तो इसमें स्ट्रेस डेवलप करने के लिए इतने ही एरिया में 1 2 3 4 5 ये 5 मॉलिक्यूल तैयार थे। ये पतला हुआ तो अब इसका एक मॉलिक्यूल अब नहीं रहा। फिर ये और पतला हुआ, जितना ना लेंथ बढ़ती जाएगी ये और पतला होता जाएगा और पतला होता जाएगा और पतला होता जाएगा। ऐसे कर करके जो स्ट्रेस डेवलप करने वाले मॉलिक्यूल थे उतना ही ज़्यादा अब वो नहीं रहे। इसका मतलब कि जब मटेरियल पतला होता जाएगा तो उसके अंदर रिस्टोर करने वाली जो एबिलिटी है वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी बार बार। तो मटेरियल वापस से जब हमने स्ट्रेस लगाया तो उसका स्ट्रेन फिर से, अगर हम 1 न्यूटन का स्ट्रेस देते हैं तो उसमें 1 मीटर का चेंज आता है। ये चेंज 1 मीटर का इसलिए आया क्योंकि मटेरियल उसके अंदर थे, ऐसे मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे या इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे जिन्होंने चेंज केवल 1 मीटर का आने दिया क्योंकि इसका एरिया अच्छा खासा था। अब जैसे ही ये पतला हुआ इसकी एबिलिटी कमज़ोर हो गई, हमने फिर से 1 न्यूटन लगाया, लेकिन अब मटेरियल के पास वो ताकत नहीं बची, एबिलिटी नहीं बची कि वो 1 मीटर का ही चेंज आने दे। अब उसमें चेंज 2 मीटर का आ गया। फिर हमने 1 न्यूटन लगाया, अब मटेरियल और पतला हो चुका है। तो अब जो पहले 2 मीटर का आया था चेंज, अब मटेरियल के पास ताकत नहीं है कि इसको पकड़ सके, अब वो 5 मीटर का आ गया चेंज। तो ऐसे कर करके मटेरियल पतला होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। हम थोड़ा सा लोड लगाएंगे कि मटेरियल खिंच के इतना लंबा आ गया। इन द इनिशियल स्टेज जब 1 न्यूटन का स्ट्रेस दिया तो थोड़ा सा चेंज आया। सेकंड केस में हमने 1 न्यूटन का फिर से दिया, अब ये इतना चेंज आया, लेंथ और बढ़ गई। फिर और हमने स्ट्रेस दिया, लेंथ और बढ़ गई क्योंकि मटेरियल पतला होता जा रहा है, तो उसकी एबिलिटी रिस्टोर करने वाली कम होती जाएगी। तो हमने इससे एक कंक्लूजन निकाला, वो ये कि एक ऐसी लिमिट आएगी जहां पर थोड़ा सा स्ट्रेस देने से ही जो पहले चेंज 1 मीटर का आ रहा था, अब कुछ टाइम के बाद स्ट्रेस बढ़ाते एक टाइम ऐसा आएगा जहां उतने ही स्ट्रेस पर मटेरियल काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, टूट भी सकता है। तो हमारे लिए कंडीशन ये है कि बिगिनिंग में जितना स्ट्रेस देंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप होता जाएगा। उसके बाद उतने ही स्ट्रेस पर अब स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन हमें ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये अब वैलिड नहीं रहा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि 1 न्यूटन का स्ट्रेस 1 मीटर का चेंज, फिर से 1 न्यूटन इंक्रीज किया तो 2 न्यूटन हो गया। कितने मीटर हो गया? टोटल 2 मीटर हो गया। 3 न्यूटन किया तो टोटल 1 मीटर और बढ़ गया, 3 मीटर हो गया। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही मेंटेन करता है। फिर टाइम ऐसा आया, लीजिए 4 न्यूटन चेंज आ गया 5 मीटर। पहले 1 फोर्स का चेंज कितना है? 1 न्यूटन। लेंथ का चेंज कितना है? 2 मीटर। तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल अब नहीं रहा।
तो हमारे पास एक केस ऐसा आएगा जहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे, और ऐसे केस में जो मटेरियल है हम उसकी एबिलिटी नाप लेते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कब तक प्रोपोर्शनल रहेगा, क्योंकि मटेरियल की ये खुद की प्रॉपर्टी है, उसके मॉलिक्यूल की खुद की अरेंजमेंट है जो ये मेंटेन करके रखता है। इसीलिए हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी और वो क्या है, इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट क्या कहती है, ये कहती है इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेस करने की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी अप टू विच stress will be directly proportional to strain, up to which material will be directly proportional to strain and material can regain its original configuration after the removal of deforming force or stress। क्या इसका मतलब है, तो इलास्टिक लिमिट तब तक एक पर्टिकुलर रेंज में रहेगी जब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे ही हमने उस पर्टिकुलर लिमिट से थोड़ा सा स्ट्रेस और बढ़ा दिया तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे और थोड़े से स्ट्रेन पर लंबा स्ट्रेन आ जाएगा, और मटेरियल ऐसे केस में अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं कर पाएगा। तो तभी तक मटेरियल रिगेन कर पाएगा जब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए इसको दूसरे वर्ड में कहते हैं हम कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड दिस इज हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ, रॉबर्ट हुक सेल की डिस्कवरी वाले। सो हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये डेफिनेशन को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस अप टू विच हुक्स लॉ इज ओबेड सच दैट मटेरियल कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। अब इसको अगर आगे बढ़ाएं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मिलता है, और ये स्ट्रेस तब तक डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल है जब तक हुक्स लॉ ओबे किया जाता है। ठीक, अच्छा, स्ट्रेस इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, एंड इन दिस केस दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, अब अगर हम इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो ये क्या आएगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन,
इसकी ऐसा यूनिट बोलो, तो आंसर स्ट्रेस की होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज लेट्स विच इज डेल्टा एल बाय एल. नाउ इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड दिस हैज मीटर नो यूनिट. तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो जो यूनिट स्ट्रेस की होगी वही यूनिट कांस्टेंट की होगी, मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की होगी. अच्छा, इसके बाद अब ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये 3 केस पे अलग अलग काम करता है. अच्छा, नंबर 1, इफ देयर इज चेंज इन इट्स लेंथ बाय स्ट्रेचिंग और बाय कंप्रेसिंग, दोनों, चाहे छोटा कर दो चाहे बड़ा कर दो, अगर इस स्ट्रेस में जो फोर्स है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के नॉर्मल काम करे तो इसी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस. यंग्स मॉड्यूलस वी डिनोटेड बाय गामा, ग्रीक लेटर. So gamma equals to stress, that is longitudinal stress, divided by longitudinal strain. Now see further, what is longitudinal stress? This is F upon A divided by longitudinal strain delta L by L. अगर इसको अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, F अपॉन A इंटू डेल्टा L और ये L मल्टीप्लाई में 2. अब यहाँ से एक चीज़ बताना मुझे, अगर हम मटेरियल पे लगने वाली फोर्स को बढ़ा दें तो क्या ये बढ़ेगा? तो आंसर है हाँ, क्योंकि ये इसके इक्वल में है तो ये इंक्रीज हो जाएगा. लेकिन ये कहना गलत होता है. क्यों? क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट, तो ये चेंज नहीं होता. फोर्स को बढ़ाने से क्या होता है? तो आंसर है फोर्स को बढ़ाने से ये डेल्टा एल भी बढ़ जाता है, मतलब लेंथ बढ़ जाती है और थोड़ा सा एरिया कम हो जाता है. तो इन फैक्टर की आपस में मैथमेटिक्स इसको कांस्टेंट रखती है. फिर से, लेकिन ये एरिया वो एरिया नहीं है जो हम समझ रहे हैं, ये पर्टिकुलर उस ओरिजिनल मैटर का एरिया जिसको हम ऐसे कांस्टेंट लेके चल सकते हैं. ये ऐसे कांस्टेंट है, इसमें अभी कोई चेंज नहीं मानी गई. हमारे जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में स्टडी है उसमें ये मान के चलते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में जो लेंथ में चेंज आता है वो इतना कम आता है कि एरिया ना के बराबर चेंज होता है. ये थियोरेटिकली है, बट प्रैक्टिकली एरिया चेंज होगा. बट फॉर आवर पर्पज वी विल से एरिया विल नॉट चेंज. सो दैट्स व्हाई इट इज ओरिजिनल लेंथ, इट विल नॉट चेंज. This is original area, it will also not change. So what will happen? So the answer is this is variable, this is variable. So in this case, if we increase force or if we increase stress, then there will be change in length only. That's why it is called Young's modulus. अच्छा, और यूनिट की हमने बात करी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट द सेकेंड इज शियर स्ट्रेस और शियर मॉड्यूलस. ये शियर मॉड्यूलस को हम दिखलाते हैं G से, एंड इट इज शियर स्ट्रेस, मतलब इसको मोड़ने वाला. हाँ, सो शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन. नाउ हाउ विल इट वर्क? शियर स्ट्रेस द सेम फोर्स divided by area, and this area is
टेंजेंशियल एरिया एंड दिस फोर्स इज टेंजेंशियल फोर्स टू द एरिया इनटू में शियर स्ट्रेन कितना होता है, तो आंसर है वो होता है थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय एल। तो यहाँ पर हम थीटा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा ये डिफॉर्म हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा ये, तो ये बढ़ जाएगा और इसकी वजह से ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट। ठीक, अच्छा नंबर 3 bulk modulus. So we will do it first. Bulk modulus. So bulk एक ऐसी फिनोमिना है जो सरफेस पर होती है, अंदर नहीं होती है ना। तो बल्क मॉडुलस में क्या रहेगा कि एक मटेरियल जिसको कंप्रेस किया जाएगा, हमने देखा था वो लिक्विड के थ्रू या एयर के थ्रू कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एक खाली कैन जब उसको हम सक करते हैं तो उसको मैं कुछ करा दूंगा अभी, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस। अच्छा क्या होता है, कैपिटल बी इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया यानी बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो वो कितना होगा, सेम। और ये कैसा है, जब कोई लिक्विड किसी कंटेनर को चारों तरफ से दबाता है, ये वो फोर्स है और ये भी पर यूनिट एरिया होती है, इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो फोर्स को बढ़ाया, वॉल्यूम उतना ही चेंज आ गया। एंड दिस इज नथिंग बट, अगर हम इसमें बॉयल्स लॉ लगाएं तो बॉयल्स लॉ लगाने से हम जानते हैं एक बात की, पहली चीज कि जब कोई भी लिक्विड या कोई भी फ्लूइड जब किसी कंटेनर को दबाता है तो उसका दबाना जो है वो कहलाता है प्रेशर। और वो जो दबाना हो वो कैसा प्रेशर होगा, तो आंसर है कि अगर ये एक बैलून है जिसको पानी के अंदर रखा गया है, तो लिक्विड इसको यहाँ से ऐसे दबाएगा, ये दबाएगा, ये दबाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये हाइड्रोस्टैटिक मॉडुलस भी कह सकते हैं। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा तो ये सरफेस भी इसको बाहर की तरफ दबाएगी ऐसे। हमें एक बात और पता है, लिक्विड जब इसको प्रेस करेगा तो बाहर से एयर भी अपना फोर्स लगाएगी, ये। तो ऐसे केस में हम इस फोर्स पर यूनिट एरिया का तो प्रेशर कहते हैं, लेकिन हमें वो प्रेशर चाहिए जो लिक्विड लगाता है। तो वो प्रेशर को क्या कहते हैं हम, डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस इनटू में वी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। अगर बॉयल्स लॉ लगा के इसको डिफरेंशिएट करें तो हमें रिजल्ट मिलेगा कि जो बल्क मॉडुलस है वो प्रेशर के इक्वल होता है, वो माइनस क्वांटिटी। लेकिन अब ये कैसे आया, अभी हम इसको नहीं समझेंगे। बॉयल्स लॉ केमिस्ट्री का पार्ट, उसको पहले पढ़ना पड़ेगा तभी समझेंगे, ठीक। फॉर नाउ व्हाट इज बल्क मॉडुलस, इट इज नथिंग बट द प्रेशर अप्लाइड बाय लिक्विड, ठीक। तो ये सारी कहानी यहाँ से ओके होती है। अब इसके बाद हम